नमस्कार, सुबह 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। फ्रांस में सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद पेरिस, लंदन और बेल्जियम में गिरफ्तारियां। राष्ट्रपति ओलांद का आईएस के खिलाफ कठोर कार्रवाई का संकल्प। पेरिस जलवायु सम्मेलन के आयोजन पर नहीं होगा असर। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने तुर्की पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति समेत ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी अलग से बैठक। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सीरिया पर वियना में 17 देशों की बैठक। 18 महीने के भीतर चुनाव कराने का प्रस्ताव। 1 जनवरी से सरकार और विद्रोहियों में वार्ता की उम्मीद। सर्विस टैक्स और क्लीन इंडिया सेस के चलते एसी रेल किराए में 8 से 4.5% की बढ़ोतरी। हवाई यात्रा, होटल में खाना और फोन बिल समेत कई सेवाएं होंगी महंगी। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 4000 करोड़ जुटाने का है लक्ष्य। और चाइना ओपन के फाइनल में साइना नेहवाल, चीन की ली चुएई से होगा खिताबी मुकाबला। बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन 80 रन से आगे खेलेगा भारत। खबरें विस्तार से। फ्रांस में बड़े आतंकी हमले के बाद पेरिस, बेल्जियम और लंदन से कुछ गिरफ्तारियों की खबरें हैं। हमले को अंजाम देने वाले एक आत्मघाती हमलावर के भाई और पिता को फ्रांस की राजधानी पेरिस से ही हिरासत में लिया गया। 29 साल का फ्रेंच हमलावर कंसर्ट हॉल में हुए आत्मघाती हमले में शामिल था। इसके अलावा बेल्जियम में भी कई छापेमारियों के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बेल्जियम के कानून मंत्री कोन गिन्स के मुताबिक बेल्जियम से लाई गई कार पेरिस के हमलावरों के पास से बरामद की गई। इसके अलावा लंदन के गेटविक एयरपोर्ट से भी फ्रांस के नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है। और इसी बीच फ्रांस के विदेश मंत्री ने साफ किया है कि इन हमलों का असर 30 नवंबर से पेरिस में शुरू हो रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर नहीं पड़ेगा। इस हमले के विरोध में अमेरिका, यूरोप के कई देशों से लेकर ईरान में लोगों ने मार्च निकाला है और आईएस के आतंकी हमलों की निंदा की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI भी पेरिस हमलों की जांच में सहयोग करेगी। और इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस ओलांद ने कहा है कि पेरिस में हुए आतंकी हमले का कठोर जवाब दिया जाएगा। आतंकी संगठन आईएस की ओर से शुक्रवार रात अंजाम दिए गए आत्मघाती हमले में मारे जाने वालों की संख्या 129 हो गई है, जिसमें 80 की हालत गंभीर है। हमले में 350 से ज्यादा लोग घायल हैं। दुनिया भर के देशों ने इन हमलों की निंदा की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े हमले का सामना करना पड़ा है। पेरिस में 6 जगहों पर स्वचालित राइफलों और विस्फोटकों वाली बेल्ट का इस्तेमाल कर आत्मघाती हमले किए गए। पेरिस के बैटाकला कॉन्सर्ट हॉल में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई। बंदूकधारियों ने कई लोगों को बंधक बना लिया था। इस घटना के बाद लोग दहशत और खौफ में हैं। C'est assez confus en fait, parce que nous on a entendu 2 explosions. Moi, au départ je pensais que c'était des bombes agricoles. Après il y a eu plein de rumeurs à l'intérieur du stade, on était à la porte E, ça a pété juste à côté, c'est vrai que c'était bruyant mais... लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। स्थानीय पुलिस की मदद के लिए सेना को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति ओलांद ने आपातकाल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश आतंकवाद के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति ओलांद ने इसे देश पर हमला करार दिया है। Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis, près du Stade de France, c'est un acte de guerre. पेरिस में हुए हमले की विश्व समुदाय ने भी निंदा की है। This is an attack on all of humanity and the universal values that we share. We stand prepared and ready to provide whatever assistance that the government and the people of France need to respond. Hinter uns liegt eine der schrecklichsten Nächte, die Europa seit langer Zeit erlebt hat. Die Menschen in Paris müssen einen Albtraum von Gewalt, Terror und Angst durchleiden. फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। फ्रांस की सीमा को सील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की तफ्तीश में जुटी हैं कि हमलावर यूरोप में कैसे आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी बीच तुर्की में आज से G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है।
पेरिस में आतंकी हमले के बाद अब सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेने के लिए तुर्की पहुंच चुके हैं। सम्मेलन में प्रधानमंत्री आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, काले धन का मुद्दा उठाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों के नेताओं से अलग से मुलाकात करेंगे। तुर्की के अंतालिया में आज से G20 शिखर सम्मेलन की 10वीं बैठक शुरू हो रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए कई देशों के प्रमुख तुर्की पहुंचने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शनिवार देर रात तुर्की पहुंचे। फ्रांस में आतंकी हमले को देखते हुए तुर्की में सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी गई है। 2 दिन के इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद से निपटने, जलवायु परिवर्तन, काले धन पर लगाम लगाने के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर देंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोटा सुधार को लागू करने में देरी पर भी चिंता जताएंगे। इन सुधारों का मकसद उभरती अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व और मतदान का अधिकार देना है। प्रधानमंत्री G20 के मंच पर विदेश से धन हस्तांतरण की लागत घटाने पर जोर देंगे। भारत दुनिया में इस तरह के रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत G20 देशों के प्रमुखों और IMF की प्रमुख क्रिस्टीना लेगार्ड से मिलेंगे। दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के नेताओं की ऐसे वक्त में बैठक हो रही है जब दुनिया में मंदी का दौर है। वहीं फ्रांस, आतंकी हमला, सीरिया संकट और प्रवासियों का मुद्दा भी वैश्विक चुनौती बना हुआ है। G20 देशों की दुनिया की अर्थव्यवस्था में 85% हिस्सेदारी है। साथ ही 75% व्यापार और 2/3 जनसंख्या यहां रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले ब्रिटेन दौरे के आखिरी दिन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया है। दार्शनिक बसवेश्वर की प्रतिमा का अनावरण के मौके पर उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कल लंदन में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का भी उद्घाटन किया। ब्रिटेन यात्रा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में 12वीं सदी के दार्शनिक बसवेश्वर की नई प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बसवेश्वर के सिद्धांत और विचार आज की पीढ़ी के लिए भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। उनके आदर्श, उनके विचार विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे और विश्व लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व समझेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय समाज में दार्शनिक और समाज सुधारकों का अहम स्थान है। उन्होंने समाज में बदलाव और सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। हिंदुस्तान की विशेषता है कि हर समय हमने ऐसे रिफॉर्मर को जन्म दिया है जिन्होंने समाज में आती हुई बुराइयों को रोकने के लिए अथाक प्रयास किया है और उसका परिणाम देश को अच्छी तरह मिला है। प्रधानमंत्री ने उत्तरी लंदन में एक नए डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक उसी जगह बनाया गया है जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने रहकर कॉलेज की पढ़ाई की थी। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और रामदास अठावले भी मौजूद थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश सांसदों, लेबर पार्टी के नेताओं और भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। इसमें ब्रिटेन के विपक्षी दल और लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन और उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल शामिल हैं। प्रधानमंत्री टाटा मोटर्स के मालिकाना हक वाली जगुआर लैंड रोवर फैक्ट्री भी गए। आरफा खानम शिरवानी, राज्यसभा टीवी, लंदन। पेरिस हमले के बाद सीरिया में भी शांति की कोशिशें तेज हो गई हैं। वियना में कल अमेरिका और रूस समेत 17 देशों के शीर्ष राजनयिकों की बैठक हुई। तय हुआ कि सीरिया में अगले 6 महीने में राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन की कोशिश की जाएगी। वहीं सीरिया की असद सरकार और विपक्ष के बीच 1 जनवरी से बातचीत का प्रस्ताव है। सीरिया में 5 साल से चल रहे गृह युद्ध को खत्म कराने के लिए वियना में शनिवार को अहम बैठक हुई। बैठक में अमेरिका और रूस समेत 17 देशों के शीर्ष राजनयिकों ने हिस्सा लिया। बैठक में सहमति बनी कि सीरिया की असद सरकार और विद्रोही गुटों के बीच 1 जनवरी से वार्ता शुरू कराने की कोशिश की जाएगी। Our goal of getting the two parties together by January, every day that goes by that we don't have a ceasefire is a day too many.
And the best way to get there is to get this political process moving as fast as possible. That's what we're committed to do. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बताया कि 6 महीने के भीतर राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन की कोशिश होगी। उन्होंने बताया कि अगले 18 महीने में नए चुनाव कराने का प्रस्ताव है। И затем подготовили бы совместно с сирийцами новую конституцию, на основе которой были бы проведены выборы, с тем, чтобы весь этот процесс занял ориентировочно 18 месяцев। सीरिया के विपक्षी गठबंधन ने नए प्रस्तावों का स्वागत किया है, लेकिन विपक्षी गठबंधन का मानना है कि शांति योजना के लिए 18 महीने पर्याप्त नहीं। ظلت مفتوحة هذا الجرح النازف الذي ظل مفتوحا على مدى حوالي 5 سنوات، والمجتمع الدولي يديرها بعقلية إدارة الأزمة وليس معالجة الأزمة. من الصعب أن ننجز. सीरिया में 5 साल से जारी संघर्ष में 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। सीरिया के कुछ हिस्सों पर इस्लामिक स्टेट ने भी कब्जा कर रखा है। अमेरिका और रूस की सेनाएं इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अलग अलग अभियान चला रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने लीबिया में आतंकी संगठन आईएस के प्रमुख के मारे जाने का दावा किया है। अमेरिका के मुताबिक हवाई हमले में इराक के मूल निवासी अबू नबील मारा गया। हवाई हमला शुक्रवार की रात को किया गया। पेंटागन के मुताबिक हवाई हमला अबू नबील को निशाना बनाकर ही किया गया था। पेंटागन के प्रवक्ता पीटर कुक का कहना है कि इस अभियान को शुक्रवार को पेरिस में हुए हमले के पहले ही अंजाम दिया गया था। नबील की मौत लीबिया में इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों को काफी हद तक असर डालेगा। नबील को लीबिया में नए सदस्यों की भर्ती के लिए जाना जाता था। लीबिया में 4 साल पहले कर्नल गद्दाफी के पतन के बाद से ही इस्लामिक स्टेट का तेजी से विस्तार हुआ है। और अब देश की खबरों पर एक नजर। रेलवे में उच्च श्रेणी का सफर आज से लगभग 4.5% महंगा हो गया। रेलवे की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक ये बढ़ोतरी आज से रेल किराए पर लागू होने वाले 14% सेवा कर और आधी फीसदी क्लीन इंडिया सेस यानी कि स्वच्छ भारत उपकर की वजह से हो गई है। 14% सेवा कर रेल किराए के 30% हिस्से पर लगेगा, जिसके चलते रेलवे के फर्स्ट क्लास और सभी एसी क्लास के टिकट 4.35% महंगे हो जाएंगे। इसके चलते ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में एसी फर्स्ट का किराया करीब 206 रुपए बढ़ गया है। दिल्ली से हावड़ा जाने वाली इन्हीं ट्रेनों में थर्ड एसी का किराया करीब 102 रुपए बढ़ा है और इसी तरह दिल्ली चेन्नई रूट पर सेकंड एसी में सफर करने पर सर्विस टैक्स और स्वच्छ भारत सेस मिलाकर 140 रुपए ज्यादा देने होंगे। रेलवे के सेकंड क्लास स्लीपर और सामान्य दर्जे पर यह लागू नहीं होगा। आज से लागू हुए क्लीन इंडिया सेंस की वजह से रेल टिकट के साथ साथ हवाई यात्रा, फोन बिल, सिनेमा टिकट, होटल में खाना समेत सभी सर्विस महंगी हो जाएगी और ये सेस उन सभी सर्विसेज पर लागू होगा जिन पर अभी सर्विस टैक्स लगता है। सरकार का इस उपकर के जरिए मौजूदा वित्त वर्ष में 4,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। और बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को होगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और इस मौके पर कई बड़े राजनेता शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने कल राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। सबसे पहले जेडीयू विधायकों की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को पार्टी का नेता चुना गया। इसके बाद महागठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता बनाया गया। बैठक में सरकार बनाने के लिए रणनीति भी तैयार हुई। बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, कांग्रेस के बिहार प्रभारी सीपी जोशी मौजूद थे। अभी मिशन बाकी है। जो बिहार की जनता ने दिया है वो है देश के लिए, तो देश में भी ये जो बिहार की जनता ने राह दिखाई है उस राह को पकड़ करके आगे देश में भी चलना है। मंत्रिमंडल में तीनों दलों के लोग शामिल होंगे और मिलकर परस्पर सहयोग और विश्वास के साथ हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। महागठबंधन के विधानमंडल दल ने जो निर्णय लिया था कि
सूचना दी गई, पत्र सौंपा गया और तदोपरांत महामहिम राज्यपाल महोदय ने मुझे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है और 20 तारीख को 2 बजे दिन में गांधी मैदान पटना में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक हुई और विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई। राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने इस सिफारिश को मान लिया और अगली सरकार बनने तक नीतीश कुमार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने को कहा। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 2/3 से ज्यादा सीटें मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में जारी भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कई और राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पौंडुचेरी, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते तटीय तमिलनाडु, पौंडुचेरी और केरल में आज भारी बारिश होगी। मछुआरों को भी अगले 48 घंटों तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु में कई दिनों से जारी भारी बारिश में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। सीपीएम ने केंद्र सरकार से तमिलनाडु को तुरंत राहत और मदद देने की अपील की है। This well-marked low pressure is expected to intensify further into depression during next 24 hours and move in west-northwestward towards Tamil Nadu coast. Fishermen are requested to not to venture into sea from tomorrow onwards. और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे आपकी आवाज में मरीज बेहाल, शिक्षा बदहाल। Get live Rajya Sabha session. News, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे को अधिक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कल दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए बढ़ रहे समर्थन को शुभ संकेत बताया है। व्यापार मेले का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि उत्पादन के जरिए भारत अगले 2 दशकों में $10 खरब की अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। India is also working with like-minded countries in multilateral organizations, including United Nations, to play an enhanced role in diverse fora, from Arctic Council and the Pacific Alliance to the United Nations Security Council, where India has made a legitimate claim for permanent membership. इस बार देश विदेश के लगभग 7,000 प्रदर्शक मेले के दौरान अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। मेले की थीम मेक इन इंडिया रखी गई है। मेले में चीन, अफगानिस्तान, जर्मनी सहित कुल 28 देशों की कंपनियां शामिल हो रही हैं। Afghanistan is the focus country. The partner states are Goa and Jharkhand, and the focus state is Madhya Pradesh. Over 7,000 firms from India and overseas are participating in this fair. Overseas participation is from 28 countries. केंद्र और राज्यों के स्टॉल्स में स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इंडिया, आदर्श गांव, स्वच्छ गंगा मिशन, जनधन योजना जैसे अलग अलग विषयों पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इस बार का मेला छोटी और मझोली निर्यात कंपनियों, व्यापारियों और निवेशकों को कारोबार के विस्तार के लिए बेहतरीन मंच उपलब्ध कराएगा। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। बाल दिवस के मौके पर शनिवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से सम्मानित किया। इसके अलावा बच्चों के प्रति उत्कृष्ट सेवा के योगदान के लिए व्यक्तिगत तौर पर राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार 2015,
बाल विकास और कल्याण के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत रूप से और संस्थानों को बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 भी प्रदान किए गए। दिल्ली हाट में पहली भारतीय महिला प्रदर्शनी चल रही है, जहां जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए 13 नवंबर को इसकी शुरुआत की गई। इससे देश भर से आई महिलाओं ने जैविक उत्पादों को पेश किया है। लेह से कन्याकुमारी और गुजरात से कोहिमा तक के जैविक उत्पाद आप दिल्ली में एक ही जगह से खरीद सकते हैं। दिल्ली हाट में लगी ये महिला प्रदर्शनी 23 नवंबर तक चलेगी। इसकी थीम महिला और जैविक उत्पाद है। पूरे हिंदुस्तान से आए हैं, लद्दाख से कन्याकुमारी तक, और इसमें ऐसे ऐसे आपको चीजें मिलेंगी जो कभी आपने ना चखी हो, ना इसके बाद चख पाएंगे। मेरे ख्याल से सबको ऐलान करना चाहिए कि आकर के देख तो ले कि हिंदुस्तान में हमारे पास कितना धन है। इस प्रदर्शनी में 500 से ज्यादा महिला उद्यमी हिस्सा ले रही हैं। पहले ही दिन अच्छी आमदनी से उद्यमियों में खासा उत्साह है। वहीं यहां आने वाले लोग भी जैविक उत्पादों में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कोई भी मंडी नहीं है जहां जाके किसान आसानी से अपने प्रोडक्ट को बेच सके। अभी बड़ी बड़ी मीडिएटर्स लोग हैं जो उसको इतना महंगा बना देते हैं। हमने तो जब से दुकान खोली है, हमारा मशरूम में शायद 30-35 किलो ले आई थी, तो हमारा सारा बिक गया है और अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, एंड इट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। वी हैव कम फ्रॉम गुड़गांव टू सी दिस स्पेशली, एंड आई थिंक द प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित इस मेले का मकसद जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आपकी आवाज की, जहां आपसे जुड़े मुद्दे और आपकी आवाज को उठाया जाता है। राज्यसभा के स्पेशल शो सिटीजन रिपोर्टर में हर हफ्ते हम उस समस्या को लेकर सामने आते हैं जिसका सीधा वास्ता आपसे है। और आपकी आवाज में आज खबर बिहार से। खबर एक ऐसे गांव की जो बसा है नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय और राजगीर के बीच। हैदरगंज कड़ाह गांव के लोग आज तक एक स्कूल के लिए तरस रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि नालंदा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गहरा रिश्ता है। उनका खुद का गांव भी इसी जिले में पड़ता है। बावजूद इसके यहाँ के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। ये सर 2005 में बनाएगी नीतीश सरकार के फंड के द्वारा। आज 2015 है और हॉस्पिटल के हाल देख रहे होंगे क्या हाल हो रहा है। 55 लाख के फंड से बनाया गया और 10 साल हो गए न इसमें कोई उद्घाटन करने आया और ना कोई डॉक्टर आया ना मरीज आया। इस इलाके हैदरगंज कड़ाह में ये हॉस्पिटल जो बनी है, इस गांव से अगल बगल गांव 8 गांव छोटे छोटे कस्बा बनते हैं जिसे लाभ उठा सकते हैं। अगर ये चालू हो जाए तो बहुत सारे लोग इस हॉस्पिटल से लाभ उठाएंगे। आसिम बिहारी गर्ल्स हाई स्कूल हमारे गांव में हैदरगंज कड़ाह में 2003 में बनाया गया। ये अल्पसंख्यक का वाहिद स्कूल है लड़कियों के लिए, लेकिन अभी तक जो है ये चालू नहीं हुई है। हम लोगों ने, गांव के लोगों ने यहाँ से जो है विधायक जी के यहाँ, सत्यवार जी के यहाँ गए, लेकिन इसका कोई रिस्पांस नहीं लिया। स्कूल और अस्पताल 10 साल से तैयार है, लेकिन लोगों की परेशानी जस की तस है। मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों ने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन सब अनसुना रह गया। निवासियों की शिकायत है कि अधिकारी हो या नेता, सब आश्वासन तो देते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। अब तो लोग गांव की बदहाल तस्वीर बदलने का इंतजार करते भी थक गए हैं।
राजधानी पटना से महज 74 किलोमीटर की दूरी पर बसा नालंदा कभी बिहार की पहचान हुआ करता था। आज इसी जिले के हैदरगंज कड़ाह गांव के लोग स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली से परेशान हैं। गांव में स्कूल और अस्पताल की इमारत बने सालों बीत गए, लेकिन आज तक यहाँ ना तो कोई शिक्षक आया और न ही कोई डॉक्टर। अस्पताल की इमारत का तो अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। टूटी फूटी हालत में पहुंच चुकी इन इमारतों को देखकर कहा जा सकता है कि सरकार के लाखों रुपए यूं ही बर्बाद हो गए। आसिम बिहारी गर्ल स्कूल के नाम से जाबिर हुसैन के फंड से ये बनाया गया। 2003 से अब तक ये स्कूल चालू नहीं हुआ। यहाँ की अल्पसंख्यक की लड़कियाँ और दलित की लड़कियाँ 3 किलोमीटर दूर यहाँ से पढ़ने जाया करते हैं। 10 साल पहले गाँव वालों की फरियाद के बाद स्कूल और अस्पताल बनाया गया। लगा कि अब लोगों को पढ़ाई और सेहत की परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा, लेकिन आज भी लड़कियों को स्कूल के लिए कई किलोमीटर का सफर पैदल तय करना होता है। गांव में किसी को अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाए तो इसके लिए सबसे नजदीकी अस्पताल 20 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ में है। जाहिर है ऐसे में मरीज की जान भगवान भरोसे ही है। इस गांव की आबादी 15,000 से ज्यादा है, जिसमें ज्यादातर लोग दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। हैदरगंज कड़ाह के अलावा इस जिले के 8 और गांव हैं, जहां जरूरी सुविधाओं के नाम पर लोग ठगा हुआ ही महसूस करते हैं। इस बारे में स्थानीय नेताओं से कई बार दरख्वास्त की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे लोग वहाँ उनके पास कितने बार अर्जी लेके गए, कागज लेकर गए, उन्होंने सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। सिर्फ इलेक्शन के मौके पर आते हैं और बकिया फिर 5 साल झांकी मारने नहीं आते इस गांव में। जब एक बार कभी दुर्घटना घटा था टंकी के मामला में पानी वाला, उस वक्त आए थे, उसके बाद से फिर कभी नहीं आया। चुनाव दर चुनाव बीत गए, सरकारें बनती गईं, लेकिन नहीं बदली तो इस गांव की तस्वीर। आज भी यहाँ के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। तो अभी आपने देखी नालंदा के हैदरगंज कड़ाह की ये खबर। सरकार ने फंड दिया, स्कूल भी बना, अस्पताल भी तैयार है, लेकिन दोनों ही किसी काम के नहीं। अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या से परेशान हैं या आपके आसपास है ऐसी कोई खबर, तो बनिए सिटीजन रिपोर्टर और भेजिए अपनी रिपोर्ट आपकी आवाज @rstv.nic.in पर। और अब खबरें खेल जगत से। बंगलुरु टेस्ट का आज दूसरा दिन है। मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में बिना विकेट खोए 80 रन बना लिए हैं। शिखर धवन 45 और मुरली विजय 28 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 214 रन पर सिमट गई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल $7 लाख इनामी चाइना ओपन सुपर सीरीज में महिला एकल खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना ने सेमीफाइनल में 2011 की विश्व चैंपियन और 2012 लंदन ओलंपिक की रजत पदक विजेता चीन की यान वांग को सीधे गेम्स में 21-13, 21-18 से हराया। यान के खिलाफ 9 बार शिकस्त झेलने वाली साइना ने मैच के दौरान अपना पूरा दमखम दिखाया। पहले गेम में 2-4 से पिछड़ने के बाद साइना ने जोरदार वापसी की, जबकि दूसरे गेम में उन्होंने यान को कड़े मुकाबले में पछाड़ा। शीर्ष वरीय भारतीय खिलाड़ी फाइनल में चीन की ही ओलंपिक चैंपियन ली शुरेई से भिड़ेंगी, जिनके खिलाफ उन्हें 9 बार शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने अपनी 2 जीत 2012 में इंडोनेशिया ओपन और 2010 में सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज के दौरान दर्ज की। और इन खबरों में इतना ही। चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। फ्रांस में सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद पेरिस, लंदन और बेल्जियम में गिरफ्तारियां। राष्ट्रपति होलांद का आईएस के खिलाफ कठोर कार्रवाई का संकल्प। पेरिस जलवायु सम्मेलन के आयोजन पर नहीं होगा असर। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने तुर्की पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति समेत ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी अलग से बैठक। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा।
सीरिया पर वियना में 17 देशों की बैठक, 18 महीने के भीतर चुनाव कराने का प्रस्ताव, 1 जनवरी से सरकार और विद्रोहियों में वार्ता की उम्मीद। सर्विस टैक्स और क्लीन इंडिया सेस के चलते एसी रेल किराए में आज से 4.5% की बढ़ोतरी। हवाई यात्रा, होटल में खाना और फोन बिल समेत कई सेवाएं होंगी महंगी। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 4,000 करोड़ जुटाने का है लक्ष्य। और चाइना ओपन के फाइनल में सानिया नेहवाल, चीन की ली शुरुई से हुआ खिताबी मुकाबला। बंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन 80 रन से आगे खेलेगा भारत।